हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, आप सभी को बता दें कि जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का पेपर जो है 17-18 फरवरी को होना है। उसके लिए मैंने करंट अफेयर की मैराथन क्लास लगा के रखी है। इसमें आप सभी को अगर नंबर वाइज देखेंगे तो आप सभी को 120 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन साथ में लल्लन टॉप यानी कि हर ऑप्शन को मैंने विश्लेषण किया है। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आप सभी को टोटल 500 से 600 क्वेश्चन इसमें मिलने वाला है। हम थोड़ी जल्दी रिवीजन करेंगे ताकि 1 घंटे के अंदर में पूरी क्वेश्चन समाप्त हो जाए और आप सभी का टाइम भी बच जाए, बाकी अदर सब्जेक्ट जो है आप रिवीजन भी कर सकें। तो बस आप सभी को इतना करना है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। करंट अफेयर की जैसे इसमें आप सभी को भारत और विश्व से संबंधित करंट अफेयर मिलेगा और साथ में उत्तर प्रदेश का स्पेशल आप सभी को उत्तर प्रदेश के लिए देखा जाए तो आप सभी को इसमें 50 से 60 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से स्पेशल मिलने वाला है। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हमारा, शेर जिसने चांदनी पी ली यह आत्मकथा किसकी है। तो शेर जिसने चांदनी पी ली, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एस सोमनाथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं कि एस सोमनाथ जी कौन है। तो इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं, इन्हीं की आत्मकथा है शेर जिसने चांदनी पी ली। अगर बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं आत्मकथा या फिर किसके लिए, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है उनके लेखक कौन है। तो द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये किसकी पुस्तक है, तो यह मिशेल ओबामा की है। विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये पुस्तक किसकी है, सलमान रुश्दी की है। नाउ यू ब्रीथ, ये राखी कपूर की है। इसके बाद देख ले मोदी शेपिंग अ ग्लोबल आर्डर इन फ्लक्स, यह किसकी पुस्तक है, तो एस जयशंकर की है। मुंडक उपनिषद, द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी, यह किसकी पुस्तक है, तो यह डॉक्टर करण सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है दूसरा, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप नारायण नायक को। दीप नारायण नायक ये कहाँ के टीचर हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के टीचर हैं। अगर बात करें वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 अक्टूबर को किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। फिलहाल अभी 7 वापस आ गए हैं। एक भारतीय सैनिक है, वो भी आ जाएंगे जल्द ही, और उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। इनको जो है मौत की सज़ा किसने सुनाया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कतर ने। ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कतर की राजधानी का नाम, कतर में जो है फीफा वर्ल्ड कप कतर के दोहा में इसका आयोजन किया गया था। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था लाइव। और फाइनल मैच जो है फीफा का किसके बीच में खेला गया था, तो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में खेला गया था। फ्रांस इसमें विजेता बन जाता है और उप विजेता जो है आपका इसमें विजेता कौन बनता है, यानी विनर कौन होता है, तो विनर आपका हो जाता है अर्जेंटीना और उप विजेता बन जाता है आपका फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है चौथा, राजस्थान सरकार की चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि कितनी निर्धारित की गई है। तो कितनी निर्धारित की गई थी, यह जो है कांग्रेस की योजना थी। अब बहरहाल ये अभी भी लागू है, लेकिन जब ये योजना शुरू की गई थी, यानी कि जब इसी योजना की राशि बढ़ाई गई थी, तो उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी। तो इसमें जो है कितनी बीमा सुरक्षा राशि निर्धारित की गई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, तो कितना की गई थी, तो 20 लाख। पहले शुरू किया गया था, तब जब शुरू किया गया था तो पहले 5 लाख था, फिर बढ़ा के 10 किया गया और डायरेक्ट जो है इसको 25 लाख कर दिया गया। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कितना कर दिया गया है वर्तमान में, 25 लाख कर दिया गया है। अब देख लेते हैं, अभी जो है कुछ राज्यों में जो है सीएम बने हैं, नए बने हैं। उनमें से तेलंगाना के नए सीएम कौन बने हैं, तो रेवंत रेड्डी बने हैं। और ये किस पार्टी के हैं, तो ये कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं। इसके बाद बात करें, तेलंगाना में जो है आरोग्य योजना शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और
पीएम प्रणाम योजना यह किस चीज़ से संबंधित है? तो यह भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। प्रणाम हम जो है धरती मैया को भी करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर रिलेट करेंगे, याद हो जाएगा। लाडली बहन योजना यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना, और दूसरा है एक जिला एक उत्पाद योजना, तो ये दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू की गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, यह किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह झारखंड की है। गाड़ी को जब हम कभी बाहर निकालते हैं तो उसे अच्छी तरह से झाड़ते हैं, यानी कि साफ़ सुथरा करते हैं, तो ऐसे आप रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगर बात करें स्काई रूट एरोस्पेस ये कहाँ की कंपनी है? तो यह हैदराबाद की कंपनी है। इसमें रमन 1 जो रखा गया है, रमन जो है नाम किसके मतलब किस इंसान के ऊपर रखा गया है? तो सीवी रमन की याद में रखा गया है, जिनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1930 को, सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। इन्हें जो है 28 फरवरी 2030 को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के अनाक क्राकातोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो अनाक क्राकातोवा ज्वालामुखी किस देश का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी का नामकरण जो है वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है यह पूर्ण रूप से पानी में डूब जाएगी, इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी का नाम रखा है नुसंतारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में जकार्ता है, लेकिन इन फ्यूचर जो है नुसंतारा होने वाला है। अब कुछ देशों के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी को देख लेते हैं, जैसे मोना लोआ, किलौआ, ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ पर हैं? हवाई द्वीप पर हैं, और हवाई द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो अमेरिका का है। मेरापी, सिनाबुंग, ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। बैरन द्वीप, यह एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि किस पर है, कहाँ किस द्वीप पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है, 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपको सही जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरुंधति राय। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो बुकर पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो यह भी अरुंधति राय हैं। इनकी जो है अगर बात करें कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो द मिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, और इनकी दूसरी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और तीसरी है आज़ादी। ये तीनों पुस्तक किसकी है? तो अरुंधति राय जी की है। इन्हें जो है अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया जाएगा? यानी प्रदान किया गया है किसे? 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चिराग चंद्र शेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, इन दोनों को, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे? तो चिराग सात्विक, ऐसे चिराग सात्विक की जोड़ी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब जो है खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले इसका क्या नाम था? तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और यह पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1991 से 92 में होती है। पहली बार जो है राजीव खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। 2022 में अगर बात करें किसे दिया गया था? तो शरद कमल को दिया गया था, जो कि टेबल टेनिस के मशहूर खिलाड़ी हैं। 2023 में मैंने बताया किसे दिया गया है? तो सात्विक चिराग को दिया गया है, जो कि इनका खेल है बैडमिंटन। इसमें जो है इनाम के तौर पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारा, विजय हरारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विजय हरारे, हरारे हरियाणा, ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। हरारे यानी कि विजेता टीम कौन सा बना है विजय हरारे ट्रॉफी का? तो हरियाणा बना है, और उप विजेता कौन बना है? तो राजस्थान बना है।
नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियों के बारे में। क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी जैसे देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। तो ये सभी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो आईपीएल नीलामी 2024 में सबसे खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिचेल स्टार्क। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो केकेआर यानी नाइट राइडर्स अयोध्या जो आपकी पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता की टीम है, इसने खरीदा है मिचेल स्टार्क को। और कितने में खरीदा है? तो 24.75 करोड़ में खरीदा है, जो कि अब तक यानी कि 2008 में आपका आईपीएल शुरू हुआ था और 2024 तक इसके बीच में अगर देखा जाए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन खरीदे गए हैं तो वो है मिचेल स्टार्क है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और सेकंड सबसे महंगे कौन बिके हैं? तो पेट कमिंस बिके हैं। और इन्हें किसने खरीदा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। और पेट कमिंस ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। आपने देखा था कि जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में हुआ था, उस समय जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान कौन थे? तो पेट कमिंस थे। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो पैरा मतलब होता है ये दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल होता है। तो चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 29 पदक जीते थे। इसमें जो है 29 पदक यानी कि 29 गोल्ड मेडल था और कुल पदक की बात करें तो 111 था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि एशियाई खेल में भारत ने कितने पदक जीते थे तो टोटल 107 पदक जीते थे एशियाई खेल में। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं पैरा एशियाई खेल में तो 111 पदक जीते थे। इसमें जो है भारत की रैंक कितनी है? तो इस चौथे एशियाई पैरा गेम्स में जो है भारत की रैंक है 5वां। और जबकि बात करें एशियाई खेल में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत जो है चौथे नंबर पर था। इसमें भी चीन पहले नंबर पर है और इसमें भी चीन पहले नंबर पर था। ठीक है, अगर बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था तो चौथे पैरा एशियाई खेल का आयोजन किया गया था हांगजाऊ में, जो कि यह चीन का एक शहर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चौथे पैरा एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो चीन में किया गया था। और शुभंकर की बात करें तो फेफरी पक्षी इसका शुभंकर था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 12वां प्रश्न है किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित किया है? किस राज्य की हाई कोर्ट ने पहली बार देश में क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को सुनाया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट ने। इन्होंने अपने क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम भाषा में अपने फैसले को सुनाया है। अगर बात करें कि भारत में जो है टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो भारत में टोटल जो है 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन कौन सी है? तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। तो भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल। और नवीनतम अगर पूछे कौन सी है तो आपका उड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 13वां प्रश्न है हाल ही में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UNO यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। UNO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। UNO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और इसके हेड कौन है यानी वर्तमान में UNO के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुतारेस है, जो कि किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। अगर बात करें UNO के पहले अध्यक्ष कौन थे यानी महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। ठीक है, कौन थे? त्रिगवेली थे। और ये किस देश के थे? तो ये नॉर्वे के थे। इसे आप याद रखेंगे। तो प्रश्न है भारत के वर्तमान CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा UNO का। अब कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं जो संगठन दिए गए हैं बाकी, जैसे WTO, IMF, WB यानी विश्व बैंक, इन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं एक नज़र। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसकी वर्तमान हेड कौन है? तो नांगकोजी ओंकाजा इबेला इसकी वर्तमान हेड है। IMF
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। यह जो है एसडीआर जारी करता है, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है कौन जारी करता है? तो आईएमएफ जारी करता है। अगर बात करें विश्व बैंक का जो अगर मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह भी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी में भी इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है, जो कि भारतीय मूल के हैं। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 26 मार्च 2023 को विश्व के नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विस ओपन 300, ठीक है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो बैडमिंटन के कप कौन कौन से हैं? थॉमस कप, उबेर कप है। इन्होंने अभी जो है, अब देख लेते हैं कुछ कप जो है कौन जीता है। जैसे आपका कनाडा ओपन किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन जीता है। हमारा प्रश्न क्या था कि जो है किस खिलाड़ी ने आपका देख लेते हैं एक बार फिर से प्रश्न, किस जोड़ी ने सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट युगल का खिताब जीता था? यानी कि सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? तो वह जीता है स्विस ओपन 300 में, ठीक है। अब जैसे है आपका कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर हैं और कौन सा ओपन किताब का जो मतलब कौन सा ओपन जीते हैं। तो जैसे कनाडा ओपन किसने जीता है? तो यह जीते हैं लक्ष्य सेन। मलेशिया ओपन किसने जीता है? तो एच प्रणय जीते हैं। और 19वां एशियन गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जीता है किसने? सात्विक और चिराग। मैंने अभी बताया कि एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हांगजाऊ चीन में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने टोटल 107 मेडल जीते थे, ठीक है। तो इसी में जो है एशियन गेम्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था। ये सभी जो है आपका बैडमिंटन के कप हैं, जैसे कनाडा ओपन, मलेशिया ओपन, ये और थॉमस कप और उबेर कप, ये चारों जो है किस खेल के कप हैं? तो बैडमिंटन के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन को। डॉक्टर रवि कन्नन ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। यह कहाँ पे प्रदान किया जाता है? तो यह मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। और प्रथम भारतीय जिन्हें जो है मैग्सेसे पुरस्कार मिला था तो वो हैं विनोबा भावे जी, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं, ऑप्शन में दिया गया था राज चट्टी जॉर्ज लैडली अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। राज चट्टी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो जॉर्ज लैडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र, अगर एक राष्ट्र है तो एक ही चुनाव होना चाहिए, इस प्रकार की संभावना को तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनी थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, ठीक है। अगर बात करते हैं 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो छठा राष्ट्रीय पोषण माह केंद्र सरकार ने किसे घोषित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस को याद कर लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर एक स्थान है ईरान में, यहाँ पर जो है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, इसलिए हर साल जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाई जाती है? तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, अगर बात करें कि अगर पुरुष वर्ग में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। अगर बात करें कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 अगर महिला वर्ग की बात करें कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था, जिसमें भारत ने
4 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जिनमें से 4 गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वाति बोहरा और नीतू पंघाल, ये सभी ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। किसमें? बॉक्सिंग में। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि किलौआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, जिस पर जो है अधिकार है यूएसए का। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हवाई द्वीप पर। ठीक है, तो हवाई द्वीप पर किलौआ ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन है? तो एंड्री राजो एलिना है। आपने अगर आप में से कोई आर का पेपर दिया है तो उसमें देश में मतलब विभिन्न देशों में कुछ महत्वपूर्ण देश आपको याद रखना है कि उस देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो जिस देश में अभी हाल ही में कुछ मैटर हुआ हो या फिर कोई घटना घटी हो, वहाँ के आपको प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति अगर महत्वपूर्ण हो तो राष्ट्रपति को जरूर याद रखना है। ठीक है, तो मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन है? एंड्री राजो एलिना है, ये आपको याद रखना है। किलौआ ज्वालामुखी का संबंध हो जाएगा हवाई द्वीप से। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन सी है 2023 की? तो वह महाराष्ट्र है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन 2023 का कहाँ किया गया था, तो पुणे में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया था? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में खेला गया था, जिसमें विजेता बनता है महाराष्ट्र और उप विजेता कर्नाटक बनता है। अगर बात करें महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के सीएम हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 22वां प्रश्न। देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकन पॉक्स से है। चिकन पॉक्स से संबंध है किस वायरस का? क्लेड 9 वायरस का संबंध है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं, जैसे ट्रिकोमा फ्री कौन सा देश अभी हाल ही में घोषित हुआ है WHO के द्वारा? कौन सा देश अभी ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ईरान, इराक किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं रूबेला फ्री कौन सा देश घोषित किया गया है? तो रूबेला फ्री भूटान और तिमोर लिस्ते किया गया है। अगर बात करें कि तिमोर लिस्ते जो है यह 11वां सदस्य बना है किस संगठन का? तो आसियान का जो है 11वां सदस्य कौन बना है? तो यह बना है तिमोर लिस्ते, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 23वां प्रश्न है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था। और कहाँ पर किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में किए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन में जो दिए गए हैं। जैसे बीरबल चैटबोट, यह कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो बीरबल चैटबोट लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो 64वें अनुच्छेद में किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 24वां प्रश्न है। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ पर स्थापित की गई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। किस पार्टी का यहाँ पे सीएम बने हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के बने हैं। अभी जो है ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग जहाँ पर इसका आयोजन मतलब स्थापित किया गया है, इस सुरंग का नाम था पहले रोहतास सुरंग, लेकिन अब इसका नाम रख दिया गया है अटल सुरंग, ये आप याद रखेंगे। और पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आर्मी के द्वारा स्थापित की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 25वां। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पंडित PD बाउल। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। पंडित PD बाउल को जो है पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किस कंपनी मतलब किसकी तरफ से दिया जाता है? तो इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं तबला वादक कौन है? तो मशहूर तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था 2023 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 26वां प्रश्न है। हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? BCCI के द्वारा
नंबर 7 जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। यह जर्सी किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी से। ठीक है, इनकी जर्सी का क्या नाम है? तो इनकी जर्सी का नाम है नंबर 7 और रिटायर होने वाली इनकी दूसरी जर्सी बनी है। यानी कि पहली जर्सी किसकी रिटायर हुई थी? तो नंबर 10 था, पहली जर्सी रिटायर कर दी गई थी। और नंबर 10 जर्सी किस खिलाड़ी का था? तो महान खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जी की थी। इसे आप याद रखेंगे। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है रोजर बिन्नी। इसे आप याद रखेंगे। 27वां प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डायमंड बोर्स यह किस चीज़ का कंपनी है? तो डायमंड आप सभी को दिख रहा है, तो यह हीरे का सबसे बड़ा कंपनी अब की बार उद्घाटन किया, मतलब इसकी जो है स्थापना बनाया गया है अपने भारत में। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया गया है। इसके पहले कहाँ पर था? तो सबसे पहले हीरे का सबसे बड़ा कार्यालय था पेंटागन, यूएसए में था। लेकिन जब अपने यहाँ सूरत में बन गया डायमंड बोर्स, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा डायमंड का कार्यालय कहाँ पे बना है जिसका नाम है डायमंड बोर्स? तो यह सूरत में बना है। और अगर आप पूछे कि ये डायमंड बोर्स के पहले दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कार्यालय कौन सा था, तो वह पेंटागन था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसमें जो है हर एक देश की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का उल्लेख किया गया है। तो भारत का कौन सा है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समर है। ठीक है, ये क्या है? तो यह एक प्रकार का सिस्टम होता है। मान लीजिए ये अपना भारत है। ठीक है, ये मान लीजिए अपना भारत है, कोई बाहरी देश इस हमारे देश पर आक्रमण करेगा, तो ये जो है वायु रक्षा जो प्रणाली बनाई गई है, इसमें से जो मिसाइल लगी है इसका भी अभी नाम बता देंगे। तो ये जो सिस्टम भारत के द्वारा बनाया गया है, ये हमारे सीमा में इंटर कर नहीं पाएगा ये वाला मिसाइल, कि जो यहाँ पे एक्टिवेट अलार्म बज जाएगा और ये खुद ही जो है एक मिसाइल यहाँ से छोड़ देगी। और ये मिसाइल जो है, जो दूसरी मिसाइल आ रही होगी उसमें जाके अटैक कर देगा, तो इस मिसाइल को यहीं पर ही नेस्तनाबूद कर देगा। ठीक है, यानी कि इसे हवा में ही मारकर विफल कर देगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार की जो रक्षा प्रणाली है इसका क्या नाम है? समर, जो कि भारत में सफल परीक्षण किया गया है। अब देख लेते हैं बाकी के, जैसे आपका हो जाता है, पहले इसको मिटा देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप सभी को। जैसे कि मैंने बताया ये अपने भारत का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। अगर पूछे कि इसमें कौन सा मिसाइल लगा है, तो इसमें मिसाइल लगाया गया है आकाश मिसाइल इसमें लगा है। ये आपको याद रखना, कौन सी मिसाइल? तो आकाश मिसाइल इसमें लगी है। आयरन डोम ये कहाँ की एयर डिफेंस सिस्टम है? वायु रक्षा प्रणाली का है या फिर एयर डिफेंस सिस्टम है? तो यह आपका इजराइल का है। और थार्ड कहाँ का है? तो यह यूएसए का है। जबकि S-400 ये कहाँ की वायु रक्षा प्रणाली है? तो यह रूस की है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि भारत में जो है समर का सफल परीक्षण किया गया है, इसमें आकाश मिसाइल लगा है। आकाश मिसाइल यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसे आप याद रखेंगे। और समर का फुल फॉर्म देखेंगे SAMAR, यह समर है। समर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सरफेस एयर मिसाइल एस्योर्ड रिटेलेशन, सॉरी थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में थोड़ा तंग हूँ, तो इस वजह से आप इसको देख सकते हैं और खुद ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है इस वजह से। अब थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में भी देव दिवाली अभी मनाई गई है, ये आप याद रखेंगे। और काशी तमिल संगमम का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? तो यह भी वाराणसी में किया गया है। अभी आएगा, अब यही लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम यूपी स्पेशल के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यह जो है भारत ने इस खेल की पहली बार शुरुआत करी है। तो इसमें जो है पहले संस्करण के पदक तालिका में पहला स्थान किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा को पहला स्थान मिला है। अब बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर का क्या नाम था? तो इसमें शुभंकर का नाम था उज्ज्वला, जो कि दिल्ली की राजकीय पक्षी है। गौरैया का नाम है उज्ज्वला। ठीक है, यह खेल पहली बार इसका आयोजन किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो है 7 नए खेलों को शामिल किया गया है। इसके बाद मैंने बताया कि पदक तालिका में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो हरियाणा को मिला है। हरियाणा ने इसमें टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 105 पदक जीते हैं।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, अब की बार इसका तीसरा क्रम था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो उत्तर में किया गया था और इस खेल के शुभंकर का नाम था जीतू। नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेल को देखकर जरूर जाना, क्योंकि मैंने पेपर दे के आया हूँ आर का, तो मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में खेल से संबंधित और जैसे जितनी भी समिट हुई है, जैसे SCO का समिट भारत में हुआ है, या फिर आपका G20 का सम्मेलन भारत में हुआ है, और लखनऊ में जो है आर्थिक जो विकास परिषद की उद्घाटन मोदी जी ने करी थी, तो उसको भी देख के जाना है। जो इस प्रकार के सम्मेलन हुए हैं तो आप सभी को पूरा देख के जाना है। दिवस जितने भी हैं आप सभी को वो भी देख के जाना है। तो इस प्रकार के मैंने पेपर दिए हैं, मुझे पता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और विभिन्न देशों के जो देश आपको महत्वपूर्ण लगे, जहाँ पे कोई घटना हुई है, तो वहाँ के राष्ट्रपति हों या वो जो है आपके प्रधानमंत्री हों, तो उनको भी याद करके जाना ही है, ठीक है। और राजधानियों से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यह 5वां क्रम का था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो मध्य प्रदेश में किया गया था, और इसका शुभंकर क्या था, तो आशा इसका शुभंकर था। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण संबंधित करंट अफेयर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं यहाँ से, तो हम 30 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, फिर इसके बाद हम भारत विश्व का करंट अफेयर देखेंगे। इसके बाद लगातार हम जो है 50 क्वेश्चन फिर उत्तर प्रदेश के करेंगे, ठीक है। तो देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया, तो भारत देश का पहला नौसेना संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड देख लेते हैं, यानी कि 32वां प्रश्न हमारा, काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में शामिल 7 समूहों में से छात्रों को किसी विशेष नाम से संबोधित किया गया है। तो काशी तमिल संगमम में हर एक वर्ग के लिए हर एक अलग अलग नाम से उन्हें संबोधित किया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि छात्रों को किस विशेष नाम से संबोधित किया गया है। तो छात्र जो है किस प्रकार के होते हैं, तो छात्र जो है गंगा की तरह पवित्र होते हैं। तो छात्रों का जो समूह था उसे गंगा के नाम से संबोधित किया गया है। तो मैंने बताया इसमें टोटल कितने समूह थे, तो 7 समूह थे। अब इन 7 समूहों को देख लेते हैं। तो छात्रों के समूह को मैंने बताया गंगा कहा गया है, यानी कि गंगा कह के संबोधित किया गया है। शिक्षकों का समूह यमुना नदी कहकर संबोधित किया गया है। पेशेवर का समूह इनका जो है गोदावरी कह के संबोधित किया गया है। आध्यात्मिक लोगों का समूह सरस्वती के नाम से संबोधित किया गया है। किसानों और कारीगरों का समूह नर्मदा के नाम से संबोधित किया गया है। लेखकों का समूह सिंधु नदी के नाम से संबोधित किया गया है। व्यापारियों और व्यवसायियों को जो है कावेरी नदी के रूप में संबोधित किया गया है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CBSE द्वारा सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है रामगढ़ ताल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर से, ठीक है। तो रामगढ़ ताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रोन प्रचालन सुरक्षा समिति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है। यानी कि ड्रोन प्रचालन सुरक्षा, यानी कि ड्रोन से बहुत लोग अब देख रहे हैं जिस तरह से बढ़ रहा है, तो बहुत लोग अब जो है उनको मौका मिलेगा तो किसी भी प्रकार से दुर्घटना कर सकते हैं या कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ड्रोन को भी अब जो है क्या करेंगे, सिक्योरिटी के माध्यम से उसको आप सभी को, अगर कोई जैसे ड्रोन ले रहा है या फिर कोई कुछ करना चाहता है शादी ब्याह में इस प्रकार का, तो उसकी अब जो है पुलिस से जो है उस पर आप सभी को क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इसमें जो है इसके तहत अब ड्रोन का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। ड्रोन के परिचालन के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। ड्रोन के परिचालन के लिए तीन जोन बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो रेड येलो ग्रीन, ये 3 जोन बनाए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 36वां प्रश्न है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है। अभी लास्ट में मैंने जो है भारत में किस श्रेणी में कौन सा रैंक प्राप्त है, इससे भी क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा अगर किसी सूचकांक के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है तो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 161वां रैंक
प्राप्त है। इसमें जो है पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त है और टोटल कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं, तो 180 देश सम्मिलित होते हैं। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 37वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या में। ठीक है, तो ब्रिटेन की कंपनी कौन सी है, ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल, यह जो है ब्रिटेन की कंपनी है। यह जो है अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाएगी, जिसके लिए कितना लागत आने वाला है, तो 7500 करोड़ आने वाला है। ठीक है, 75,000 करोड़ आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार मिला है। तो उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ठीक है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो दो याद रखेंगे, कैलाश सांखला पुरस्कार किसे मिला है, पीलीभीत को। इसके बाद कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह भी पीलीभीत को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नमो घाट जल थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है। तो भारत का उत्तर प्रदेश का के किस जिले में नमो घाट स्थित है, जहां पर जल थल और नभ तीनों माध्यमों से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है। तो नमो घाट का संबंध हो जाता है बनारस से। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 40वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। तो भेड़ बकरी पालने के लिए हमें ईंटों से घर बनवाना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटावा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन बना है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल है जो चैंपियन बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुरादाबाद में। ठीक है, घोड़े को इतना दौड़ाए कि वो मर गया, इस प्रकार से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 42वां, उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस की खोज की गई है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान था जिसके द्वारा नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस की खोज की गई है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर के द्वारा। नारकोंडम द्वीप कहाँ पे है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी द्वीप है, इसे आप याद रखेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कानपुर के द्वारा नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस की खोज की गई है। भारत का सबसे पूर्वी द्वीप कौन सा है, तो नारकोंडम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रथम श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है, किस विश्वविद्यालय को, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम रखने का प्रस्ताव क्या रखा गया है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 45वां प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप सभी को याद तब भी रहना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 7 जिले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच श्रावस्ती, बलरामपुर सिद्धार्थनगर, महाराज। ठीक है, तो पीली ऐसे याद करेंगे, पीली खील, बहरासुन, और इसके बाद आपका बलराम, भगवान बलराम भी हो जाएंगे और भगवान सिद्धार्थ भी हो जाएंगे और महाराज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों महाराज ही थे, ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ कितनी बाउंड्री साझा करती है, तो 579 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 47वां प्रश्न है, प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। तो प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जाना जाता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के चारों ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं।
तो देख लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो धुबरी से सादिया तक जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाती है, ये साउथ में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 यह काकीनाडा से पुडुचेरी तक जाती है, ये भी जो है साउथ में ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हमारा 48, किस राज्य ने प्रदेश की विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया है। तो किस राज्य ने प्रदेश की विरासत को बढ़ाने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश 25 से 26 जनवरी तक संस्कृति उत्सव मनाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा प्रश्न है 49वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। रन फॉर यूनिटी यानी एकता का प्रतीक के रूप में जो है हम किसे जानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, ये आपको याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, तो रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगली सफारी को फिर से शुरू किया गया है। तो जंगली सफारी को उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कानपुर जिले में शुरू किया गया है। अगर बात करें किस टाइगर रिजर्व में, तो एलन फॉरेस्ट में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत विश्व करंट अफेयर। मैंने बताया था कि आप सभी को 20 यूपी से संबंधित मिलेगा और इसके बाद फिर भारत विश्व से संबंधित करंट अफेयर मिलने वाला है। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया है जा से जम्बूरी, ऐसे करेंगे तो जा से देखिए राजस्थान आपका सही हो जाएगा। तो राजस्थान के पाली रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज जिसका नाम है MV गंगा विलास, इस गंगा विलास यह जो है एक नाव है, यानी कि बहुत बड़ा शिप है। यह जो है कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, तो असम यानी कि असम का जो डिब्रूगढ़ है और उत्तर प्रदेश का वाराणसी, इसके बीच जो है यह यात्रा करने वाली है। तो इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, तो 3200 किलोमीटर है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, तो 3200 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर है। और इनके बीच जो है कितनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 51 दिन लगने वाला है, ठीक है। और मैंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा कौन सी है, तो MV गंगा विलास है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। तो भारत में 2022-23 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3297 लाख टन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो 2023-24 में जो है बजट में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो पहले 2.5 लाख थी, अब जो है यह 3 लाख कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, मैंने बताया पहले कितना व्यक्तिगत आय को मुक्त किया गया था, तो पहले 2.5 लाख था, अब 3 लाख। पहले 6 स्लैब थे, अब 5 स्लैब हैं। बजट 2023 से 25 तक, ठीक है। तो 2023 में जो है 25 सप्तऋषि योजनाओं पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे बजट 2023 किस योजनाओं पर आधारित है, तो 25 सप्तऋषि योजनाओं पर आधारित है। अमृतकाल का पहला बजट कौन सा था, तो 2023 था। और अमृतकाल के लिए कितना वर्ष निर्धारित किया गया है, तो 2025 वर्ष निर्धारित किया गया है। 25 वर्ष को जो है अमृतकाल कहा गया, ठीक है। यानी कि 2023 से लेकर 2047 तक इनके बीच जो है कितना आ रहा है, 25 वर्ष आ रहा है। और इसी 25 वर्ष को क्या कहा गया है, अमृतकाल कहा गया है। और अमृतकाल का पहला बजट कौन सा था, तो 2023 था। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र यह कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे, हैदराबाद में। और श्री अन्न को जो है जो भी मोटे अनाज होते हैं उन्हें श्री अन्न का नाम दिया गया है। जैसे राई आपका हो गया, आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सभी मोटे अनाज हैं, तो इसे जो है श्री अन्न का नाम दिया गया है। मैंने बताया था प्रणाम योजना यह किससे संबंधित है, तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रणाम योजना शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है।
मिष्टी योजना यह किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए मिष्टी योजना शुरू किया गया है। और भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का स्थान कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अमृत धरोहर, यह किससे संबंधित योजना शुरू की गई है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। और भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? तो 80 आर्द्र भूमि है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। कितनी है? तो तमिलनाडु में 14 आर्द्र भूमियाँ हैं। महिला सम्मान बजट पत्र के तहत जो है महिलाओं को 2 लाख रुपए दिया जाएगा, 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। और इन 2 लाख पर महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत ब्याज देना होगा? तो 7.5% ब्याज देना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा प्रश्न है हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो सर्वाधिक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का खिताब दिया गया है, जो कि बैलन डी ओर पुरस्कार है। यह किस खेल का पुरस्कार है? तो फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इसे आप याद रखेंगे। तो रोनाल्डो को यह पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है? तो 8 बार मिल चुका है। अभी मैंने बताया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कतर दोहा में किया गया था। इसका शुभंकर था लाइव, और जो है विजेता कौन था? तो विजेता था आपका अर्जेंटीना, और उपविजेता फ्रांस था। इसमें जो है फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का खिताब किसे मिला था? गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला था? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और गोल्डन बूट किसे मिला था? तो किलियन एम्बापे को मिला था, जो कि ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 56वां प्रश्न है हाल ही में 31 अक्टूबर को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो 31 अक्टूबर को समाप्त हो गया मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? यानी कि यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी टैगलाइन है, तो मेरा माटी मेरा देश अभियान का टैगलाइन है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, यह इसकी टैगलाइन है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों को शामिल किया गया है। अब यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की श्रेणी में कौन कौन से श्रेणी हैं? तो 2 श्रेणी बताई गई है, एक तो संगीत श्रेणी और दूसरा साहित्य श्रेणी। तो संगीत श्रेणी के लिए ग्वालियर को शामिल किया गया है, जबकि संगीत श्रेणी के लिए कोझिकोड को शामिल किया गया है। ग्वालियर जो है यह मध्य प्रदेश में है, और आपका कोझिकोड यह आपका केरल में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिकी केज है। ये जो है इन्हें जो है मतलब अब की बार तीसरी बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी किस उपन्यास के लिए, यानी किस संगीत के लिए? तो डिवाइन टाइड के लिए इन्हें अब की बार मतलब तीसरी बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय को। यह विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज बन गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में, और किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसी विश्व भारती विश्वविद्यालय में जो है शांति निकेतन की भी स्थापना की गई है, जो कि पश्चिम बंगाल आपका कहाँ पे बना है? कलकत्ता में बना है। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोआ, इसे आप याद रखेंगे। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो, और यहाँ पे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो माउंट कोटोपैक्सी, यह कहाँ पे है? तो यह इक्वाडोर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए थे, तो थर्मन सनमुगरत्ना, ये कहाँ के? सिंगापुर के हैं। इसके बाद एडवर्ड रिंकेविक्स, ये लातविया के राष्ट्रपति हैं, और क्रिस्टोफर लक्सन, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 61वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तुमकुर में रखी गई है। तुमकुर कहाँ है? तो यह कर्नाटक में, इसे आप याद रखेंगे। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है। कौन सा? तो जो ये औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना शुरू की जा रही है, यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री लगने वाली है। और यह किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? यह कंपनी बनेगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा, यानी HAL के द्वारा यह बनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 62वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका नाम है नेट पोलरेक्स, कहाँ आयोजित किया है?
तो आपका हो जाएगा कि भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स का आयोजन कहाँ किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज देख लेते हैं किसके बीच में किया जाता है। तो साइक्लोन अभ्यास यह भारत और मिस्र के बीच में आयोजन होता है। धर्म गार्जियन यह अभ्यास भारत और जापान के बीच में। डस्टलिक अभ्यास यह भारत उज्बेकिस्तान के बीच में। फ्रिंजेट्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। डेजर्ट फ्लैग भारत यूएई के बीच में होता है। अल मुहद अल हिंदी यह भारत और सऊदी अरब के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर क्या है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर है उज्ज्वला, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण खेलों के यहाँ पे शुभंकर दिए गए हैं और किस खेल के कौन सा शुभंकर है इसे आप देख लेते हैं। ठीक है, तो फेई फेई ये किसका शुभंकर है, तो मैंने अभी बताया था आप सभी को पहले ही प्रश्न के आसपास। तो चौथा पैरा एशियन गेम्स का जो है शुभंकर है फेई फेई पक्षी। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है क्रिक्टोवर्स। और ये जो है फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, तो आपका ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत जाता है और अपना भारत उप विजेता बन जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेमोरीज ऑफ जियांग यह जो है किस खेल का शुभंकर है, तो 19वां एशियन गेम्स का शुभंकर का नाम है मेमोरीज ऑफ जियांगन, यह इसका शुभंकर है। ये दोनों खेल एक ही जगह पे हुए थे हांगजाऊ चीन में। ठीक है, इसमें भारत ने 111 पदक जीते थे और इस खेल में भारत ने टोटल 107 पदक जीते थे। इसमें भारत की रैंक 5वीं थी और इसमें भारत की रैंक 4थी थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो है शुभंकर क्या था, तो पेरी द बुल इसका शुभंकर था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मिराई तोबा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 इसका शुभंकर था सुमेटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 64वां प्रश्न है, UNFCCC था, UNFCCC होना चाहिए था, का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। तो UNFCCC के जो सदस्य देश होते हैं उन्हीं सदस्यों का जो समूह बनता है और जो मीटिंग करते हैं उसी को कॉप कहा जाता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले देखें कि COP28 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा UAE में किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं COP28 का आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया था, तो UAE में किया गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगर बात करें UNFCCC होना चाहिए, मैंने दोनों जगह पे गलत लिख दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो UNFCCC की स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी। और जो इसमें देश शामिल थे उन्हीं देशों का जो संगठन बना था। ठीक है, मान लीजिए इसमें कुछ देश शामिल थे तो इनका जो संगठन बना था, फिर ये जब कहीं नेक्स्ट टाइम मीटिंग करने गए थे तो इसी मीटिंग को और इन लोगों के समूह को क्या कहा जाता था, कॉप कहा जाता था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता था। ठीक है, तो 1924 में UNFCCC की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है COP फर्स्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो 1995 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो बर्लिन में किया गया था। ये आप याद रखेंगे। बर्लिन शहर किस देश का है, तो यह जर्मनी का शहर है। इसके बाद बात करें कि COP 27 का आयोजन कब किया गया था, 2023 में किया गया था। 2024 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो 2023 में COP 27 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो मिस्र में किया गया था। स्पेशली जगह पूछे तो शर्म अल शेख में किया गया था। और COP 28 का आयोजन 2024 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो UAE में किया गया था। और COP 29 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो 2025 में किया जाएगा। कहाँ पर, बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसमें करेक्शन है, फिर से मैं एक बार बता दूं। COP जो है 28 कब हुआ था, तो 2024 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो UAE में हुआ था। इसके बाद आपको COP 27 यह कहाँ हुआ था, तो यह मिस्र अल शेख, ये बिल्कुल सही है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक 27 याद करेंगे, एक 28 और एक 29 कहाँ पे होगा, तो यह 2025 में होगा। ठीक है, और कहाँ पर होगा, बाकू अजरबैजान में होगा। तो ये 4 आपको याद रखना है। एक आपको पहला भी याद रख लेना, क्या पता कभी पूछ ले। तो COP फर्स्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो बर्लिन में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1995 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 65वां प्रश्न है, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता टीम कौन सा है। तो टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता टीम कौन सा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने आधा प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अभी और प्रश्न है, इसका मैं कल आप सभी को वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा।
अब थोड़ा सा कुछ बाहर जाना है तो इसकी वजह से वीडियो काफ़ी बड़ी भी बन जाएगी, लेकिन आप सभी ज़रूर पूरा वीडियो देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।